दोस्तों आज देखेंगे एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस देखेंगे। अभी तक क्या होता था कि सभी ने सेट का ऑब्जेक्टिव था उसको टिक मार मार के और आपको सॉल्यूशन दे देता था। तो हम लोग अभी फर्स्ट डिवीजन के क्या कर रहे हैं कि कम समय में अधिक क्वेश्चन देखने के लिए और सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए हम एडुटेरिया के जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसका विश्लेषण है, उन सभी को देखेंगे ताकि वो क्वेश्चन के साथ साथ उनसे रिलेटेड अन्य सारी क्वेश्चन भी सभी हो जाए। तो शुरू करते हैं। बोल रहा है सबसे पहले देखेंगे बल। तो बल क्या होता है? तो बल जो होता है किसी भी वस्तु का स्थान में परिवर्तन लाते उसी को हम बल कहते हैं। बल को हम अगर परिभाषित करते हैं तो बल को परिभाषित करता है न्यूटन का दूसरा गति नियम। अगर हम बल का व्यंजक देता है और गति के जो न्यूटन की गति के जो दूसरा नियम है वो कहता है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। मतलब कोई भी अगर वस्तु है और उस पर अगर हम संवेग में परिवर्तन कर दें और जो परिवर्तन करने में जो बल लगा है उसके बराबर होता है कौन? तो उसी को हम बल के बराबर होता है। ठीक है, परिवर्तन की दर हमेशा बल के बराबर होता है। यानी इसका मतलब F बराबर m a के मतलब होता है कि उसकी वेग में परिवर्तन। अब वेग किसका? तो किसी भी वस्तु की द्रव्यमान का। अगर ये दोनों के गुना करने पे जो भी चेंजिंग की अवस्था आएगा वही उसका फोर्स कहलाता है। न्यूटन के गति के द्वितीयक नियम से हमें बल का व्यंजक यानी F बराबर m प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा है, कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी भी चीज़ का क्षमता होता है, वो क्षमता उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं बदलती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, अपवर्तित रहती है। ठीक है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक रूप होता है। जो प्रकाश होता है विद्युत चुम्बकीय का एक रूप होता है, हमारी आंखों द्वारा दिखाई देने वाला होता है। जो रूप होता है इसीलिए वो हमारी आंखों से दिखाई देने वाला होता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश जो होता है वो प्रकाश का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा कृत्रिम स्रोत जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सारी चीज़ें से भी हमें प्रकाश प्राप्त होते हैं। एल्युमिनियम की बात करें तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकीय हो जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया और ऑक्सीजन हो गया। अब देखेंगे अपवर्तित। अपवर्तित क्या रहती है? तो कहता है किसी तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित होता है। मतलब ऊर्जा जो उसकी होती है वो ऊर्जा उसकी बदलती नहीं है, बल्कि एक से दूसरे में जाकर वो ट्रांसफ़र होते रहता है। लेकिन ऊर्जा तो खत्म होता है और नहीं समाप्त होता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। जब वस्तु महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होगा। जब अधिकतम ऊंचाई पर होगा तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब वही है, न तो वो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जाती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चूँकि कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, जबकि कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो कुल ऊर्जा अपवर्तित रहती है। अगर मुक्त रूप से गिरेगा तो कुल ऊर्जा अपवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता। कह रहा जो विद्युत क्षेत्र या जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके द्वारा विक्षेपित नहीं होते। क्या नहीं होती है? तो कहता है एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा जो विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र मतलब विक्षेपित नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों द्वारा विक्षेपित नहीं होने वाले अगर कोई किरण है तो वो है एक्स किरण। ठीक है, एक्स किरण है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्स किरण की बात करें तो यह एक प्रकार की ऊर्जा है। इसमें विद्युत एवं चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। इसी पर तरह का कोई आवेश नहीं होता है। मतलब एक्स किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। एक्स किरणों की खोज जो किया था रोएंटगन ने किया था, और एक्स किरणों रेडियो तरंगें प्रकाश की चाल की समान होती है। एक्स किरण जो है वो रेडियो तरंग और प्रकाश की चाल के समान होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि केवल 1 और 4 कह रहा कि सही है। तो 1 और 4 है क्या?
कहता बल है वो चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड के माध्यम में फैले निरंतर वक्र में बंद होती है। जो होती है बल वो हमेशा अंदर की ओर बंद होती है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। शुरू होती है उत्तरी ध्रुव से और समाप्त होती है दक्षिणी ध्रुव पे। बल का चुंबकीय रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। वे भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिकतम होती है। जो चुंबक की होती है शक्ति वो भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिकतम होती है। K2CR2O7 क्या है? तो नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाली को जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा श्वास विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का पोटेशियम डाइक्रोमेट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलीय आयनिक ठोस यौगिक होता है। यह बहुत चमकीली और लाल रंग का होता है। पोटेशियम आयोडाइड इसका काम होता है दवा के रूप में और ये आहार अनुपूरक होता है जिसका सूत्र होता है Kl, पोटेशियम क्लोराइड। अब कह रहा है कि ए सही है और आर गलत है। अब भाई कौन सी है उससे मुझे कोई पता है, मुझे डिस्क्रिप्शन देखना है, मतलब उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। कहता है कि बर्फ़ों में अपद्रव्यों को मिलाने पर उसका गलना घट जाता है। बर्फ़ में अगर अपद्रव्य मिला देंगे तो जल्दी गलना शुरू हो जाएगा। अपद्रव्यों को मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, जो उसका क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, मतलब गर्म जल्दी हो जाएगा तो जल्दी गलेगा, जबकि गलनांक समानता कम हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है। यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री से भी घट जाता है और -22 डिग्री तक हो जाता है। पदार्थ के 3/4 भाग विघटन होता है 20 दिनों में हो जाएगा। कहता है 10 दिन में पदार्थ अपने कुल मात्रा का आधा हो जाएगा। शेष भाग आधा और विघटित 10 दिन में। ये हमारे मैथ का क्वेश्चन लग रहा है, मतलब फिजिक्स का न्यूमेरिकल का, वो बात देखेंगे। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होती है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, यह कथन डाल्टन का है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, बोला था डाल्टन साहब ने। सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित होते हैं जिन्हें परमाणु होते हैं। सूक्ष्म कणों से होते हैं परमाणु कहेंगे। परमाणु अविभाज्य है, अविनाशी। गेटवा लगा रहे। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो क्षार होता है वो कड़वा होता है और यह लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। देखिए इसको कैसे याद रखना है। ये क्षार पहले लाल लिख दीजिए, ला और नी, मतलब लाल नीला, और वो नीला, ठीक है। तो क्षार होगा जो लानी और अम्ल होगा जो नीला। अम्ल नीला और क्षार कैसे होता है, लानी और अम्ल नीला। तो नीला को लाल में बदल देगा, और लाल को नीला में बदल देगा, ऐसे याद रखिएगा। फिर से एक बार, ये हो गया क्षार और ये हो गया अम्ल। तो जो अम्ल हो गया उसको नीला लिखना है और क्षार हो गया उसको लानी लिखना है। क्षार लानी उल्टा ना, तो उल्टा तरह इसको बोलना है। सीधा अम्ल है तो अम्ल अच्छा लग रहा है तो नीला बोल, तो नीला को ये लाल करेगा, ये लाल को नीला करेगा। तो वही बोल रहा है, जो क्षार होता है वो लाल को नीला बदल देता है, यह कथन सही है। यह जल में बिले और स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पट को लाल कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है एस्कैरिस। तो एस्कैरिस में आता है सूत्रकृमिशंक, जिसे हम नीमेटोडा कहते हैं। एस्कैरिस में आता है सूत्रकृमिशंक। मलेरिया परजीवी में आता है आदि जंतु यानी प्रोटोजोआ मलेरिया में आता है। और निमोटाइड एस्कैरिस। आर्थ्रोपोडा जो घरेलू मक्खी है वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। और आर्थ्रोपोडा के हिंदी में संधिपाद संघ कहते हैं। गाय होता है मैमेलिया में आता है, अन्य स्तनी वर्ग में आता है। अब बाष्पीकरण के बारे में देखेंगे। ईथर जो होता है वो बाष्पीकरण पदार्थ है। इसकी उच्च अस्थिरता तथा कम क्वथनांक होता है। जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण वाष्प तेज हो जाता है, जिससे हम ठंडक महसूस होता है। ईथर का उपयोग निश्चिकेतक के रूप में किया जाता है। ईथर का उपयोग इत्र सफाई उत्पाद दवा के उपयोग में किया जाता है। भोजन जो होता है मनुष्य की प्रक्रिया और पचन की प्रक्रिया शुरू होती है मुंह से, और छोटी आंत में इसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। पाचन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर उसका स्वांगीकरण होता है, फिर मल त्याग की मात्रा से वो क्या होता है बाहर की ओर निकल जाता है। खाद्य श्रृंखला में एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य
भोजन के रूप में प्राप्त होता है। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज निर्भरता को प्रदर्शित करता है। भोजन के लिए सभी जीव पदार्थों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। अब टेरिडोफाइटा, मर्सिलिया फर्न और हॉर्स फर्न। मर्सिलिया फर्न, हॉर्स फर्न टेरिडोफाइटा के समूह का उदाहरण है। फर्न किसका है? टेरिडोफाइटा का। इस वर्ग के पौधे का जो शरीर होता है वो जड़, तना और पत्ती में विभाजित होते हैं। इनके शरीर के एक भाग दूसरे भाग तक जल और अन्य पदार्थों का संवहन के उत्तक का भी पाए जाते हैं। अब शरीर में आरबीसी की वृद्धि कब होती है? लाल हल्की अम्लीय यानी जिसका पीएच 6.8 होती है, यह लाल ग्रंथियों से निकलती है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 600 मिली लार बनाता है। इसमें 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। ठीक है। लार मुंह में पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। लार में विशेष एंजाइम पाए होते हैं जो हमारे भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाने में मदद। और जो लार में पाए जाने वाले एंजाइम है उसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन नाम है। नेक्स्ट देखते हैं। भोजन का ऑक्सीकरण है। कहता है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है और इसीलिए इसे हम श्वसन का घर कहते हैं। और यह जो क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा जो होता है वो एटीपी में बदल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी का निर्माण होता है। एडेनोट्राइफॉस्फेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था बेंडा ने 1899 में और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था पेलाइडे ने। एनकोडर कहता है दशमलव संख्याओं की बाइनरी संख्या में बदलना एनकोड कहलाता है। दशमलव को बाइनरी एनकोड कहलाता है। एनकोडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। एनकोडर सूचना का एक प्रारूप या कोड दूसरे रूप में बदलता है। विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B1 जो होता है जल में घुलनशील होता है। जल में घुलने वाला से B और C और वसा में घुलने वाला होता है ADEK। ठीक है। देखते हैं विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का नाम है निकोटिनियासिन जो कि तंबाकू में पाया जाता है। B5 का नाम है पेंटोथोनिक और B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन और B7 का बायोटिन। B9 का फोलिक। B12 का साइनोकोवालिन और विटामिन E का नाम है टेकोफेरोल। विटामिन K का नाम है फिलोक्विनोन। इंडोनेशिया जो होता है, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है और ये जावा द्वीप पर स्थित है। बोरोबुदुर का मंदिर है। बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया स्मारक को ही स्तूप कहते हैं। और जो बोरोबुदुर का जो मंदिर है 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया है। और बात करते हैं कार्ले चैत्य। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो है वो बौद्ध का कार्ले का चैत्य है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चैत्य है। बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में जो बोध गया मंदिर है उसको कब शामिल किया गया है, तो उसको 2002 में उसको शामिल किया गया है। रोम और कार्थेज। प्यूनिक युद्ध जो हुआ था 264 से 146 ईसा पूर्व के बीच यूरोप प्रदेश और भूमध्य सागर के कार्थेज एवं रोमन सैनिकों के बीच हुए थे प्यूनिक युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 246 से 264 241 ईसा पूर्व कार्थेज के सेनापति सेंथिपस हेमिल्कर एवं रोमन सेना के बीच हुआ। इसमें कार्थेज को पराजित हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध 218 से 201 ईस्वी के पूर्व के कार्थेज के सेनापति हैनिबाल एवं रोम सैनिकों के बीच हुआ था। इससे हनीबाल पराजित हुए थे। तृतीय युद्ध की बात करें 149 से 146 ईसा पूर्व। इस युद्ध में कार्थेज की पराजित हुई और रोमन सेना की विजय हुई थी। अब कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा में राख का विशेष मिलता है और इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार अग्नि है।
चूल्हा के रूप में आग के साँच को कुरनूल के क्षेत्र में उत्तर पुरापाषाण गुफाओं से प्राप्त हुआ है। यानी इसे कुछ नहीं है, कुरनूल गुफा से आग का राख अवशेष मिला है। ठीक है। रावी नदी, ये रावी नदी है और हड़प्पा के स्थल पर है और यह पाकिस्तान के प्रांत जिला में मोंटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल है। इसी कारण सिंधु सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। बात करते हैं मोहनजोदड़ो को, होती है लरकाना जिला में स्थित है और ये भी पाकिस्तान में है। इसकी खोज रखालदास 1922 में किया था और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता के लोग की बात करें तो ये लोहे से परिचित नहीं थे और सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास की खेती की शुरुआत की गई थी। कहता है यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं हैं। हड्डियों का साक्ष्य मिला था सुरकोटता से, हड्डियों का साक्ष्य मिला था सुरकोटता से। सैंधीवादी लोग लिंग मूर्ति पूजक थे किंतु आर्य प्रकृति पूजक थे। आर्य प्रकृति सिंधु घाटी मूर्ति। सैंधु वासियों के बर्तन मुख्यतः लाल रंग के होते थे। सैंधु के पास खेल और नृत्य का अपना मनोरंजन करते थे। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं होती है, लेकिन बैल की जानकारी मिलती है। मेसोपोटामिया में पूरा लेखों में दिलमन, माकन, मेलुआ नामक स्थल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों को बांटा जाता है। तो ये क्या कहानी है? तो कहानी है कि ऋग्वेद में मवेशियों घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक युद्धों की चर्चा है। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने में काम आता था। ऋग्वैदिक युद्ध में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ अवैसी ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी हल्दी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सके, उसके लिए भी युद्ध होती थी। कुछ लड़ाइयाँ तो पानी के लिए भी होता था, जो उसको बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदारों रख लेते थे और उसका कुछ होता पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन जो होता था वो यज्ञ के लिए प्रयुक्त होता था। यह है कि आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति दी जाती थी। ऋग्वेद में इंद्र की सबसे इंद्र जो थे सबसे पवित्र देवता यानी महत्वपूर्ण देवता थे। उपयुक्त तीनों स्थान से कौन कौन सही है? कहता है मौर्य साम्राज्य में छोटे प्रांतों पर प्रांतीय राजधानियों द्वारा नियंत्रित रखा जाता था। उज्जैन और तक्षशिला जो होता था प्रांतीय राजधानी थी। कुछ हद तक पाटलिपुत्र के राजाओं ने इन क्षेत्रों पर राजकुमारी को राजपाल के रूप में भेजकर नियंत्रण रखा जाता था, परंतु इन चारागाहों पर स्थानीय परंपरा के नियमों को ही माना जाता था। ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मौर्य प्रशासन के जो अधिकारी होता था उसी को हम समाहर्ता कहता था। इससे क्या कहता था? ये करों को संग्रह करता था। करों का ये मौर्य साम्राज्य का था। ठीक है। अब देखेंगे गुप्त काल में। तो गुप्त काल में दो प्रसिद्ध थे, एक थे आर्यभट्ट, एक थे बराई। बहुत बार पूछ चुका है और दोनों ज्योतिषी और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ज्योतिषी गणित कौन थे? आर्यभट्ट और बराई। आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया था पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु उनके इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। आज हम जानते हैं कि आर्यभट्ट का सिद्धांत सही था, लेकिन उस समय स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मा सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सहु वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। कनिष्क के राजवैद्य जो है, जो चरक जो होता है, जिसने चरक संहिता की रचना किया था, यही अवंती के वहाँ जाके इलाज करने के लिए गए थे। कहता है सैनिकों की टुकड़ियों को रहने के लिए बने मजदूर किले बंद शहर। तो गैरसीन शहर जो होता किले बंद बसाव के क्षेत्र होते थे जहाँ सैनिक रहते थे। जैसे भारत के छावनी जो कैंट है जहाँ पे रहते थे अम्बाला में। नेक्स्ट देखते हैं कुछ दिल्ली सल्तनत के विभाग है और उनका क्या काम है। देखिए दीवान बजारत वित्त विभाग, दीवान अर्ज सैन्य विभाग बलवन, दीवान मुस्तखराज है राजस्व विभाग। ठीक है। दीवान इंसा पत्राचार विभाग, इंसा पत्राचार। ठीक है। दीवान रसलात तो विदेश विभाग, दीवान रसालत विदेश विभाग, दीवान खैरात दान विभाग। ठीक है। अकबर क्या था? तो अकबर का जो है औरंगजेब का पुत्र था और इसके पिता जो थे पिता के विद्रोह कर दिया था, जिसने मराठा और दक्कन के कुछ क्षेत्रों पर सहायता मिली। सबसे बड़ा कारण यही था कि औरंगजेब की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। औरंगजेब आलमगीर जो विश्व विजेता के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब के समय इटालियन यात्री निकोलो मंचू आया था। याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। निकोलो मंचू जो आया था औरंगजेब के समय आया था। जस्टिस ब्रूमफील्ड, ये क्या है? असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी मार्च 1922 को राजद्रोह के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज तो था ब्रूमफील्ड था, उन्हें सज़ा सुनाया गया था।
अब गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में और 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह ने 8 जो थे वो मतलब ये वो बांधने के लिए और उन सबसे पहले सिंह लगाने के लिए उन्होंने ये प्रेरित किया था। और गुरु गोविंद सिंह का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था आपका नादेड़ महाराष्ट्र में। ठीक है। आप देखेंगे H.J. खांडेकर संविधान सभा के एक सदस्य थे। कौन? खांडेकर। इन्होंने कहा था हर जनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियाँ जिम्मेदार है, अगर उसकी क्षमता नहीं है तो उसके लिए ऊंची जातियाँ जिम्मेदार। बोला था कौन है? H.J. खांडेकर। हमें हज़ारों साल तक दबा कर रखा गया है, आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा है, हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारे हृदय भी काम नहीं करता है और नहीं आगे बढ़ पाता है। बाबा साहब का कुछ महत्वपूर्ण कथन है, बोलते शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। इन्होंने मूर्ति पूजा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किए थे। राजा मनमोहन राय ने मूर्ति पूजा धार्मिक अनुष्ठानों के समर्थन नहीं बल्कि विरोधी थे। उन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर एकेश्वरवादी पर आधारित विश्व धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की। राजा मनमोहन राय सुधारकों में अग्रणी थे। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उनका जन्म जो हुआ था 1772 में बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने संस्कृति की परंपरा को शिक्षा वाराणसी में और अरबी तथा फारसी की शिक्षा पटना में प्राप्त किया था। उन्होंने ग्रीक तथा हिब्रू भाषाएं भी सीखी थी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दिया था। 1831 में वो इंग्लैंड गए जहाँ 1833 उनकी मृत्यु हो गई। संवाद कौमुदी है उन्हीं का एक पुस्तक है, 1901 की पत्रिका है। इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा मोहन राय 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किया। 1829 में उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक को सहायता प्रदान किया था सती प्रथा के उन्मूलन में अंत में। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नागपुर में आयोजित होता था कांग्रेस के अधिवेशन में, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। इस आंदोलन में अपनाए गए तरीकों का कारण यही था कि कोई भी सहयोग ब्रिटिश को ना करे। राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया और वाराणसी में काशी पीठ जैसी नई संस्थाएं स्थापित की गई। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दिया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी 1 वर्ष स्वराज की प्राप्ति में रहा। यह आंदोलन 1920 से शुरू होती 1922 तक चलती है। भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र से जुड़े नहीं थे। यह हरदोई में लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर क्रांतिकारियों द्वारा लूट संबंधित घटना। इस घटना में कई क्रांतिकारियों को पकड़ा गया और काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में इसके अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। नहीं देखते हैं उसमें 4 आदमी थे। एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, आसाफुल्ला खान और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहौरी। इनको मृत्युदंड की सज़ा सुनाकर फांसी दी गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होती है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, बंगाल के तामलुक में, बम्बई के सत्तारा जैसे कुछ क्रांतिकारियों ने समांतर सरकारें बनाई रखी। सबसे ज़्यादा समय तक अगर समांतर सरकारें बनाए रखा तो वो था सत्तारा। कौन थी? सत्तारा। देश के विभाजन की बात करें, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत देश का विभाजन होती है, जो मार्च 1947 में नए वायसराय बनकर भारत आते हैं। अब भारत के 2 स्वतंत्र राज्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना को माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन योजना बोलेगा तो 3 जून 1946 को आता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होती है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद होती है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी की सरकार थी और वहाँ के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को मिलाकर पाकिस्तान का पृथक राज्य बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग जो होती है भारतीय शिक्षा का एक कार्यवृत्त होता है। 1773 के एक्ट के तहत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। यह अधिनियम भारत की कंपनी के प्रशासन, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयास की शुरुआत थी और इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। उसकी प्रथम अध्यक्ष जो होती है एलिजा इम्पे होती है। और 1773 के जो उस समय बंगाल का गवर्नर था उससे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस और बंगाल का गवर्नर जनरल जो बन गया प्रथम वो वारेन हेस्टिंग्स बन गया।
कहता है वर्ष 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसे 1793 में अस्थायी रूप से इसे कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्ष 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय शिक्षा सुधारों के लिए वुड डिस्पैच लाया गया। 1853 में ही और मतलब ट्रेन रेलगाड़ी चलाई गई थी। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? तो लॉर्ड डलहौजी को। भारत की प्रस्तावना में भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। इससे आशा है कि भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में किसी स्वदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। वह आंतरिक तथा बाह्य विदेशी नीति का निर्धारण करने के लिए किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता संधि करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कहता है मौलिक अधिकार जो होता है वो प्रायः संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार है। समान कानूनों को संसद में कानून बनाकर परिवर्तित कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को परिवर्तन करने में संशोधन करना पड़ता है। भारत में मौलिक अधिकारों को संशोधन करने के लिए संसद सक्षम है, लेकिन संशोधन यदि संविधान के मूल ढांचे को अगर इफेक्टिव डालता है तो सर्वोच्च न्यायालय संशोधन को खारिज करता है, उसको बर्खास्त कर सकता है। कटौती प्रस्ताव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 है, जिसमें वित्तीय विवरण के बजट की चर्चा है। इस सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम बजट कहते हैं, लेकिन बजट की चर्चा संविधान में नहीं है। बजट शब्द की चर्चा संविधान में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है संसद में बजट पेश किए जाने पर समान चर्चा होती है। तत्पश्चात लोगों के विभागों अनुसार अनुदान मांगों पर चर्चा करती है, उन्हें स्वीकृति देती है, लेकिन अनुदानों की मांग पर चर्चा के दौरान सदस्य चाहता है कि बजट में किसी विभाग के आवंटित राशि में कटौती की जाए तो सदस्य एक नोटिस देकर इस संबंध में प्रस्ताव पेश कर सकता है। इस प्रस्ताव कटौती का प्रस्ताव कोर्ट ऑफ मोशन कहते हैं। कटौती प्रस्ताव में संशोधन के रूप में आता है और उसके माध्यम से खर्च में कटौती लाने का उद्देश्य दर्शाया जाता है। कटौती प्रस्ताव विपक्षी दलों द्वारा सरकार के विरुद्ध केवल संकेत मात्र होता है। अनुसूची 4 में क्या होता है? अनुसूची 4 है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित होता है। इसी के तहत अनुच्छेद 4 और 80 शामिल है। अनुसूची 1 की बात करें तो इसमें भारत के राज्यों का संघ, अनुसूची 2 की बात करें तो इसमें वेतन है, और अनुसूची 3 की बात है इसमें शपथ। अनुसूची 4 राज्य, अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूची 6 जो हो गया ये असम जो छात्र उनके बारे में प्रशासन के बारे में। अनुसूची 7 में हो गया संसूची राजसूची समर्थित, अनुसूची 8 में हो गया भाषा, और अनुसूची 9 में हो गया 9 में हो गया संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूची 10 में हो गया SC ST, और 11 में हो गया केंद्र और राज्य के संबंध, और अनुसूची 12 में हो गया वित्तीय, अनुसूची 13 में हो गया अल्पीकरण करते हैं। ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है, और 10वीं अनुसूची को 92 संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया। ग्राम सभा के चुनाव में वोट डालने के लिए 18 वर्ष और चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगर बात करते हैं गुजरात में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 है, और कर्नाटक में 12 और बिहार में 16 है, उड़ीसा में 10 है और उत्तर प्रदेश में 31। ये सारी फुट इसीलिए याद रखने, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, बिहार में 16, उड़ीसा में 10 और उत्तर प्रदेश में 31। प्रधानमंत्री कहता है कि प्रधानमंत्री की चर्चा 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। ठीक है। इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर मानते हैं, और उस समय BPC का नेतृत्व था। अनुच्छेद 249 का है कि संसद जो है वो राजसूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत किसी राज्य में लगा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते या विदेशी शक्तियों से संधियों के लिए आवश्यक राजसूची वर्तमान में 61 विषय है। कितना विषय है? 61 विषय है। राज्यसभा के शक्तियों में सम्मिलित राज्यसभा लोकसभा के सहकर्मी कानून निर्माता सदन होता है। वित्त या धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों का समान अधिकार होता है। राज्यसभा धन विधेयक वित्त संशोधन प्रस्ताव लोग समझते, परंतु इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। 14 दिन के अंदर अगर भेजेगा तो सही है, नहीं भेजे तो अपने आप पारित हो जाती है।
अब देखेंगे विधानसभा में एंग्लो समुदाय के जो एक सदस्य को नामित किया जाता है, उसके बाद विधानसभा में संदर्भ में सभी कथन सत्य है। मतलब कहने का मतलब है कि कार्यकाल को जो आम चुनाव के बाद पहली बार बैठकर समांतर 5 वर्षों तक होता है, उसका जो पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक का उसकी कार्यकाल होता है। इसके पश्चात विधानसभा स्वतः समाप्त हो जाता है। हालांकि राज्यपाल द्वारा इसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे विघटित भी कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में विधानसभा की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, परंतु यह विस्तार आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। संसद और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन जो समुदाय था उसको 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के उत्तर से दक्षिण में जो सही क्रम है उसका देखेंगे तो बिहार के जो उत्तर से दक्षिण तो सबसे उत्तरी में आ जाता है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। सबसे दक्षिणी अगर कोई जिला बोलते गया है। बिहार में कोई 38 जिला, 38वां जिला जो है अरवल है, 2001 में बना था जहानाबाद से अलग होकर। और बात करते हैं नागालैंड के बारे में तो टंकी जो नेशनल पार्क है नागा देखिए बुंदा है ई है तो नागालैंड में है। सिक्किम में पंगोलख वन्यजीव अभयारण्य है। कंचनजंगा भी सिक्किम में है। मणिपुर में केवल लमजाओ है जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और सिरोही जो है वो भी मणिपुर में है। और खोंग चिंग, सिरोही और केवुलम याद है बल्कि खोंग चिंग ये सारी मणिपुर में है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। और मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान है मौलिंग। अरुणाचल में नाम मौलिंग। और केन वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। त्रिपुरी में गोमती और तृष्णा, गोमती तृष्णा और सिपाही जाला। इम्पोर्टेंट ये सिपाही जाला कहाँ है? त्रिपुरा में। तृष्णा गोमती कहाँ है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट देखते हैं 1952 के राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित करके 1988 के विस्तृत लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो विस्तृत लक्ष्य निर्धारित हुआ तो 1988 में। और कौन सी नीति को? 1952 के राष्ट्रीय वन नीति को। इस संशोधन का उद्देश्य था वनों का संरक्षण और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार संतुलन बनाए रखना। सार्वजनिक और निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग या राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में सुझाव दिया गया था। राष्ट्रीय वन नीति 52 के अनुसार वनों का मतलब निम्न रूपों में शामिल है: संक्षिप्त वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन, वृक्ष वन। राष्ट्रीय उद्यान वन को वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है। अब नेशनल वन नीति कहता है कि 33% वन होना आवश्यक है क्योंकि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं थोड़ा सा। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार है 17 व्यक्ति, जो कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। और सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार है। और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो दिल्ली का। न्यूनतम में बात करें तो अंडमान निकोबार का मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति 382 है। और भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, 1881 में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में। अंडमान निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल से अलग होती है और 8 डिग्री जो है मालदीव निकाय से होती है। और बात करते हैं 9 डिग्री तक लक्षद्वीप निकाय से होती है। कुडप्पा की समूह की चट्टानें हैं, ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पाया जाए, इसका नाम ही कुडप्पा पड़ गया। कुडप्पा श्रेणी से अपसादी चट्टानें होती है और ये जीवाश्म रहित होती हैं। इन चट्टानों की बात करें तो लोहा होता है, मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट और निकेल इत्यादि पाए जाते हैं। मध्य हिमालय के हम लघु हिमालय भी कहते हैं। कांगड़ा, कुल्लू, मसूरी, नैनीताल और रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल जो है लघु हिमालय के अंतर्गत ही आती है।
कौन कौन आती है? तो कांगड़ा, कुल्लू, मैसूरी, कांगड़ा, कुल्लू, मैसूरी, नैनीताल, रानीखेत। लघु हिमालय, ब्रह्मा हिमालय के बीच लंबवत घाटियों को दून के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट जो होता है वो केरल में पाया जाता है। पूर्वी तटीय मैदानों का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है, जो कि तमिलनाडु से इसे हम संशोधित करते हैं। ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में ही है कोरोमंडल तट। ये आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और यह केरला से लेके जो कर्नाटक से केरला मालावा तट है, और कर्नाटक से उधर जो होता है उसको हम केंद्रा तट कहते हैं। कौन से तट? केंद्रा, जो कि पश्चिमी घाट में है। और गोवा से जो महाराष्ट्र है उसे हम कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम घाट देख लिए। महाराष्ट्र में क्रिस्टलीय काल में महाराष्ट्र के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्भेदन से भारत के लावा पठार का निर्माण हुआ है। और महाराष्ट्र के एक झील है और जिसका निर्माण जो हुआ है उल्का पिंड से हुआ है। वो झील का नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। चंबल नदी, चंबल नदी जो है ये तो मतलब गंगा की यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है और पश्चिमी मध्य प्रदेश राज्य के महू के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। चंबल कहाँ से? विंध्याचल। यह अपने उद्गम से उत्तर की ओर और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बहती है। उत्तर पूर्व की ओर मुड़ते हुए यह कोटा से गुजरते हुए और राजस्थान के मध्य प्रदेश सीमा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर प्रदेश में भी जाती है। बात करते हैं बनास, काली, सिंध, छिपरा, पार्वती, इसकी मुख्य सहायक नदियाँ। बनास, काली, सिंध, छिपरा। चंबल का निचला मार्ग 10 मील है, जो कि पट्टी से गिर, जो कि मिट्टी के कटाव के कारण भूमि की खानियों की पट्टी है और मिट्टी संरक्षण में एक महत्वपूर्ण योजना का एक स्थल है। कुंचिकल जलप्रपात, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। यह एक मस्तिकट्टे के पास निडुगुंडू गांव के निकट है। मस्तिकट्टे के पास निडुगुंडू गांव के निकट है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 455 लमसम 450 मीटर है, यानी 1493 फीट है। यह जलप्रपात जो है कुंचिकल और बराही नदी पर है और जो गरसप्पा जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर ये मारना, ठीक है। और 829 फीट है। नहीं देखते हैं रकीम कुंड जलप्रपात, ये बिहार में है। रकीम कुंड बिहार के रोहतास में है और इसकी ऊंचाई 168 मीटर, यह गायघाट नदी पर स्थित है। केवटी जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश में, केवटी मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम कर्नाटक, ये जलप्रपात 90 मीटर है। चुलिया जलप्रपात, ये चुलिया जलप्रपात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कहाँ है, तो राजस्थान में। चुलिया जलप्रपात राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव में है। धुआंधरा मध्य प्रदेश में, जबलपुर में है। आप देखेंगे पृथ्वी पर जो पाए जाने वाली जो तत्व होते हैं उसकी हम मतलब कौन से तत्व ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम। लोहा, कैल्शियम फिर सोडियम। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। सबसे कम होता है सोडियम। नहीं देखते हैं कोलंबिया और केनिया जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है। अब भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश स्थित हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमी, प्रिंसिपे, गेबोन, कांगो, गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। अब देखेंगे हम कि कुछ चट्टानें हैं, कुछ प्रवाह हैं, उसे देखिए। जैसे बेसाल्ट प्रवाह, ये ज्वालामुखी अधिक लावा को फैलाते हैं, लंबी दूरी तक बहता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में हजारों वर्ग किलोमीटर मोटा बेसाल्ट लावा प्रवाह में फैला हुआ है। 50 मीटर से अधिक की मोटाई वाले कुछ प्रवाहों के साथ प्रवाहों की लंबी श्रृंखला भी देखने को मिलती है। भारत में दक्कन ट्रैप, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के पठारों को कवर करता है, सबसे बड़े फ्लड बेसाल्ट क्षेत्रों में से हैं। ऐसा माना जाता है कि आरंभ में ट्रैप निर्माण आज की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत है। लौह अयस्क, विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क के उत्पादन की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के पॉलीबारा क्षेत्र जो है लौह अयस्क के भंडार के लिए कौन है? पॉलीबारा।
उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो गर्म और नम पारिस्थितिकीय तंत्र है जो कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा के आसपास है। इस बायोम में दुनिया की सबसे बड़ी जैव विविधता भी शामिल है। इस बायोम के भीतर पौधे और जानवरों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टेंसले ने, और पारिस्थितिकी का जो शब्द दिया था इसने, पारिस्थितिकी का जो ये किया था वो क्या था, हैकल ने। पारिस्थितिकी तंत्र जो दिया था, पारिस्थितिकी शब्द जो दिया था वो हैकल ने, पारिस्थितिकी तंत्र दिया था टेंसले ने। अब देखें, आयात निर्यात करने वाला कर सीमा शुल्क कहलाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क जो भी अप्रत्यक्ष कर है ये राशि बंटवारा के साथ इसका नहीं होता है। अब देखेंगे वित्त आयोग। वित्त आयोग की चर्चा 280 में अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व की बंटवारा करना। अगर हम बात करेंगे तो राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.4 लाने का लक्ष्य रखा गया 2025-26 में। कितना? 4.4। बैंकिंग संरचना सुधार की बात करें, एक कमेटी आया था नरसिम्हा कमेटी, बैंकिंग सुधार से था। इसका गठन 1991 में हुआ था और नरसिम्हा समिति दूसरा का गठन जो 1998 में हुआ था। अब कुछ समितियां हैं बैंकिंग से, जैसे चक्रवर्ती समिति, नरसिम्हा समिति, वर्मा समिति, विमल जलान समिति, गायपुरिया समिति, नरसिम्हा द्वितीय, दामोदरन और नचिकेत, ये सारी बैंकिंग सुधार से है। नेक्स्ट देखते हैं मुंबई में, तो सेबी का जो मुख्यालय मुंबई में है और सेबी का एक होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम स्थापना होता 12 अप्रैल 1988 को और 3 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा दिया गया था। सेबी प्रतिभूति बाजार और नियामक इकाई के साथ साथ अर्धव्यायी, अर्ध न्यायी और अर्ध कार्यकारी भूमिका निभाते। पूरा इसका काम अर्ध होता है। वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष जो है वो तुहिकांत पांडे है और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो है और याद रखना है माधवीपुरी बुच थी। माधवीपुरी बुच। पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ये भारतीय नियोजन के वास्तुकार है और भारतीय नियोजन की जो स्थापना किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 में किया था। केसी नियोगी की अध्यक्षता वाले सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश पर योजना आयोग का स्थापित किया गया 15 मार्च 1950 को। इसलिए 15 मार्च को योजना आयोग दिवस मनाते हैं और जॉन मथाई के प्रस्ताव पर योजना आयोग की स्थापना किया गया था। सर्वप्रथम 1928 में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुआ था। लेकिन नियोजित अर्थव्यवस्था की बात करें समिति की तो 1938 में कौन लाया था? तो लाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में आर्थिक नियोजन की अगर बात करें तो पुस्तक प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया में आई थी। एल आए थे 1934 में। इस पुस्तक भारत के विकास के 10 वर्षीय कार्यक्रम पुस्तक 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना लाया था। और स्वतंत्रता की बात अगर बात करें तो 1947 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था और 15 मार्च 1950 की सिफारिश पर। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदयात्रा है और पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लाया गया था और 15 अगस्त 2014 को योजना को समाप्त कर दिया और ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और इसकी प्राथमिकता दी गई थी कृषि पर। दूसरी जो है वो महालनोबिस पर आधारित है और यह जो थी 51 से 61 और इसका काम था समाजवादी। कौन था? समाजवादी। कृषि के साथ साथ समाजवादी। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 25 में कृषि में 3.8% की वृद्धि का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी को पेश किया गया था। वर्ष 1951-52 में बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के साथ पेश किया गया था। वर्ष 1964 में बजट को आर्थिक सर्वेक्षण से पहली बार अलग किया गया था। एक साथ पेश किया था 51-52 में, अलग किया गया था 1964 में। 31 जनवरी को निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 25 में अनुसार कृषि क्षेत्र में 3.8 की वृद्धि का अनुमान, ये याद रखिएगा, ठीक है। नए आयकर की दर 24 लाख से अधिक आयकर पर 30% का टैक्स देना होगा। वित्त वर्ष 25-26 के लिए नई कर की व्यवस्था के तहत
0 से 4 लाख के लिए 0%, 4 से 8 के लिए 5%, 8 से 12 लाख के लिए 10% टैक्स देना पड़ेगा, 12 से 16 लाख के लिए 15%, और 16 से 20 25, और 20 से 24 25, और 24 से प्लस 30% का टैक्स देना पड़ेगा। बिहटा में क्या हुआ है कि नीतीश मिश्रा ने उद्योग मंत्री जो क्या क्या शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया है। इस सुविधा को उद्देश्य था वेयर हाउसिंग, सीमा शुल्क, मल्टी मॉडल के जरिए लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना था। ड्राई पोर्ट अथवा सूखा बंदरगाह को इनलैंड पोर्ट भी कहते हैं। यह एक प्रकार का कार्गो टर्मिनल है जो रोड या रेलवे के नेटवर्क के जरिए बंदरगाह से सीधा जुड़ता है। विभिन्न जगहों के से बंदरगाह तक माल ले जाने और लाने के दौरान कंटेनर और अन्य सामानों का अस्थायी रूप से रखा जाता है। बात करते बिहटा ड्राई पोर्ट का प्रेस्टन जो है मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर स्थापित किया गया था। लिंडा याकारिनो ये क्या है? तो ये क्या है, कुछ मतलब नाम है और उसके अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जैसे कि वाल्डेसी उर्किजा या इंटरपोल के नए महासचिव के कौन है? वाल्डेसी उर्किजा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री है प्रकाश मान सिंह राव, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इक्कारा, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं वह फिल्मोन यानी कैमरून से पहले ये फिल्मोन यांग पीएम थे। नहीं देखते हैं। विश्व ब्रिक्स के जो अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ है, ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड लेमी है, और पाकिस्तान के नए गृह मंत्री मोहसिन नकवी है। भारत ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून है, और नासा के प्रथम AI अधिकारी हैविट सॉल्विनी है, और नाटो के महासचिव मार्क रूटे है। कौन है? मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑपरेशन कन्विक्शन यौन उत्पीड़न, हत्या, लूट, डकैती, परिवर्तन, गौ हत्या आदि को कम करना इस ऑपरेशन कमीशन यौन हत्या सार्वजनिक सुनिश्चित करना था। यह ऑपरेशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू हुआ। अब कुछ ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन राइजिंग सन, ये है क्या है? खुफिया राजस्व खुफिया के द्वारा, और ये मतलब राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु, ये जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा लाया गया है मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए। ऑपरेशन संकल्प, ये भारतीय सेना द्वारा ऐसा काम है समुद्री सुरक्षा के तहत हाल ही में हिंद महासागर में 23 पाकिस्तानी अन्य देशों डाकुओं को बचाया गया है। ऑपरेशन अमृत, ये क्या है? औषधि नियंत्रण विभाग केरल द्वारा लाया गया है। ये एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक उपयोग पर अंकुश लगाया गया है। ऑपरेशन करुणा, ये भारत सरकार द्वारा लाया गया है। यह म्यांमार से जो चक्रवात में मोर्चा में जो प्रभावित लोग था उसको मदद के लिए ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन मर्यादा, ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ धाम यात्रा पर्यटकों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का अनुरोध करने के लिए लाया गया। गोवा, जो दोस्तों गोवा की बात करें तो भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक गोवा के तट पर होता है। इस भारतीय नौसेना आईएनएस त्रिकंद और डर्नियर समुद्री गश्ती विमान के साथ ओमान की रॉयल नेवी जहाज अल शिव ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप, कुछ परिवर्तित नाम है। पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम, दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप, और केसिया कोटोली को श्री केवी धाम, और चिरंजीवी योजना जो राजस्थान का था उसका आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया, और झेलम स्टेडियम जो था जम्मू कश्मीर उसको जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया। फिरोजाबाद को कर दिया चंद्रनगर, और प्रस्तावित अभी हुआ नहीं है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र कर दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। पुराने संसद भवन को संविधान सदन कर दिया। बिहार की 2 महिलाओं पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें स्वर कोकिला मशहूर शारदा सिन्हा तथा सुजनी कला में निपुण निर्मला देवी को प्रदान किया गया है। स्वर्गीय शारदा सिन्हा का पद्म विभूषण तथा निर्मला देवी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है।
महाराष्ट्र के स्वापिरले कुसाले ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक अपना नाम किया है, जो महाराष्ट्र से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत की अगर बात करें तो उद्घाटन में पी.वी. सिंधु और शरद कमल थे। समापन समारोह में मनु भाकर और प्रिया श्रीजेश, समापन में मनु भाकर और प्रिया श्रीजेश, उद्घाटन में पी.वी. सिंधु, शरद कमल। गगन नारंग भारत का सेफ डिवीजन नियुक्त किया गया है। पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों का नाम: नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले, पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक विजेता है। मनु भाकर हरियाणा के हैं। ये महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीते हैं। स्वापिरले कुसाले जो कि पुरुषों के 50 मीटर में राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीते हैं। अमन सेहरावत जो कि कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीते हैं। असम निजुत मोइना योजना असम सरकार की योजना जो बाल विवाह पर अंकुश लगाना, लड़कियों को मेट्रिकुलेशन अर्थात आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रोत्साहित करना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 76,220 करोड़ रुपए के निवेश के साथ महाराष्ट्र के पालघर में बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी है। यह देश का सबसे बड़ी कंटेनर बंदरगाह होगा। पालघर जिले के दहानू शहर में स्थित बदावन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी की बंदरगाह में से एक होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो करंट अफेयर है जो इम्पोर्टेंट है वही देखते हैं। भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 172 जबकि पाकिस्तान के पास 170 है। इसमें भारत पाकिस्तान के पीछे छोड़ विश्व का परमाणु हथियार संपर्क राज्य में 6ठे स्थान पर आ गया। बाकी अब मैथ रीजनिंग आ गया जो कि आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है।